27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी का बनवास खत्म हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई है। तो सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में बीजेपी ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया जिससे वो केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए। क्या बीजेपी की जो रणनीति थी दिल्ली में वो बाकी राज्यों से अलग थी, या फिर दिल्ली में बीजेपी ने वो क्या करिश्मा किया जिससे कि बीजेपी का जो वनवास था, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी जनसंघ के जमाने से मजबूत रही है, बाकी राज्यों की तरह नहीं कि जहां पर बीजेपी की जड़ें कमजोर थी, क्योंकि जनसंघ का जो जन्म हुआ था वो दिल्ली और पंजाब से ही हुआ था। और उस जमाने में भी जब 1967 का जमाना था, जब वीके मल्होत्रा और लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन का चुनाव जीते थे, तो उस जमाने से ही दिल्ली में बीजेपी की जड़ें मजबूत रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिनोमिना आने के बाद बीजेपी का हश्र बहुत बुरा हुआ, यानी कि बीजेपी एक तरह से दिल्ली में धाराशायी हो गई। तो बीजेपी के जीत के क्या कारण हैं? ऐसे 5 क्या कारण हैं? प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे उन 5 कारणों की, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे मदन लाल खुराना के एक कहानी से। मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, यानी कि 1993 में वो मुख्यमंत्री बने थे। और चूंकि एक जो पंजाबी वोट बैंक था उसके एक जायंट लीडर थे, एक बड़े नेता थे। और कहा यह जाता है कि मदन लाल खुराना एक दिन सो रहे थे रात में, और सोते सोते मदन लाल खुराना को अचानक उनकी पत्नी ने जगाया। तो मदन लाल खुराना उठे और उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप सोते हुए दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे थे, यानी कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। उसके बाद ये कहानी मदन लाल खुराना ने पत्रकारों को सुनाई थी। उसके बाद से दिल्ली में बीजेपी को वोटों के लाले पड़ गए। पिछले लोकसभा चुनाव में जब एक सिर्फ लोकसभा सांसद यानी कि मनोज तिवारी को छोड़कर बीजेपी ने सारे सांसदों के टिकट काट दिए, तो उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आप लोग अरविंद केजरीवाल से लड़ पाने में विफल रहे, और इसलिए बीजेपी ने सारे ताश के पत्तों की तरह सारे सांसदों के सिटिंग जो एमपी थे उनके टिकट बदल दिए, नए लोगों को टिकट दिया गया। अब ये सवाल है कि बीजेपी जो पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो रणनीति अपनाती रही थी, उससे अलग क्या इस चुनाव में किया जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंची है। तो ऐसे 5 कारणों में सबसे पहला जो फैक्टर था वो था अरविंद केजरीवाल की इमेज को खत्म करना, डेंट करना या फिर धाराशायी कर देना। अब इसको समझिए कि अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी यूएसपी क्या थी? अरविंद केजरीवाल बाकी भारतीय राजनेताओं से क्यों अलग थे और उनमें क्या एक डिफरेंशिएटर था? अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे मूवमेंट से निकले थे, करप्शन क्रूसेडर बनकर निकले थे, और उस दौर में जब मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उस दौर में अरविंद केजरीवाल एक जिसको कहते हैं कि रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज की तरह थे। जो मिडिल क्लास दिल्ली में रहता है उसके वो नायक बनकर उभरे, उसके वो हीरो बन गए। क्योंकि जो मिडिल क्लास था उसको ये लगता था कि सारे जो नेता हैं वो करप्ट होते हैं, और उस करप्ट की इमेज में अरविंद केजरीवाल एक उस पुंज की तरह निकले जिन्होंने शुरुआती दौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ढेर सारे आंदोलन करने की बातें कही। उनकी जो आम आदमी की इमेज थी, यानी कि बिना टक किए हुए शर्ट पहनना, पैरों में स्लीपर पहनना, एक गमछा यानी कि मफलर बांधकर दिल्ली की सर्दियों में एक स्वेटर, ब्लू कलर का स्वेटर पहनकर दिल्ली की सर्दियों में एक आम आदमी की तरह, जो आर.के. लक्ष्मण का जो कार्टून था आम आदमी का, उसकी तरह अरविंद केजरीवाल ने अपने को एस्टैब्लिश किया, अपनी ब्रांडिंग की। दिल्ली की जनता को लगा कि एक आम आदमी की पॉलिटिक्स में आना एक बहुत बड़ी बात है और इसे सपोर्ट करना चाहिए। दिल्ली की जनता ने 2013, 2015, 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया। बीजेपी ने 2015 और 2020 में क्या गलतियां की? बीजेपी ने दोनों चुनाव में अरविंद केजरीवाल का मखौल उड़ाया। बीजेपी ने यह कहा 2020 के खास करके चुनाव में, अगर उसके कैंपेन को, उस समय के कैंपेन को आप गहराई से देखें आज की तारीख में निकाल कर, तो उसमें दिल्ली के अखबारों में एक बड़ा एड छपा था, जिस एड में कहा गया था कि 15 साल का लूट, यानी कांग्रेस का जो 15 साल का शीला दीक्षित का जो कार्यकाल था उसका लूट, और अरविंद केजरीवाल का झूठ, इन दोनों को हराना है, इन दोनों को वोट नहीं देना है। और बीजेपी ये माखौल उड़ाती रही
कि अरविंद केजरीवाल का जो सारा मॉडल है कि वो अस्पताल जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है या फिर जो बिजली देने का मॉडल है, ये रेवड़ी कल्चर है और अरविंद केजरीवाल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, रेवड़ियाँ बाँटकर। एक तरह से बीजेपी अरविंद केजरीवाल का मखौल उड़ाती रही, ख़ास करके एक ऐसे समय में जब इंडियन वोटर जो भारतीय मतदाता है, वो काफ़ी ट्रांज़ैक्शनल हो गया है। उसे ये लगता है कि जो पार्टी उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए फ्रीबीज़ दे रही है, उससे वो ले लो, चाहे वो बिहार की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो या दिल्ली की बात हो। तो अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल था, जो 3 ऐसे वेलफेयर की जो स्कीम थी, फ्री बिजली, वाटर और बसों में राइड, जो फ्री महिलाओं के लिए राइड था, ये काफ़ी पॉपुलर था जनता के बीच में। तो इसलिए जनता ने उन्हें वोट दिया, खास करके एक ऐसे समय में जब बीजेपी उनका मखौल बना रही थी। लेकिन बीजेपी को जब बाद में ये रियलाइज़ेशन हुआ कि इन तरकीबों से, इन स्ट्रैटेजी से वो अरविंद केजरीवाल को नहीं पटक सकते और बीजेपी को लगा कि अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी यूएसपी है, वो उनका डिफरेंशिएटर है, यानी कि एक आम आदमी और जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं। बीजेपी ने ये खोजना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल की इमेज को कैसे डेंट किया जाए और बीजेपी को पहला मौका ऐसा मिला जब अरविंद केजरीवाल एक्साइज़ पॉलिसी लेकर 2022 में आए और बीजेपी ने सारे अपने घोड़े खोल दिए और किस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर के आरोप लगे और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। बीजेपी का काम 50% यानी 50% काम आसान हो गया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अब आम भारतीय राजनेता की तरह हो गए थे, जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि वो भ्रष्ट होता है, वो आम आदमी से कटा होता है, वो शीश महल में रहता है, महँगी गाड़ियों में घूमता है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ वैसे ही किया प्रेडिक्टेबल लाइन्स पे। जो शीश महल का जो आरोप लगा कि अपने घर में उन्होंने रिफर्बिश करने के लिए ढेर सारी महँगी उपकरण लगाए। बीजेपी का काम 50% 50% काम आसान हो गया। बीजेपी ने उनकी इमेज को डेंट करके क्रैश कर दिया। तो पहली बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब हो गई। अरविंद केजरीवाल एक आम भारतीय राजनेता की तरह हो गए, जिससे कि बीजेपी लड़ने में माहिर है और उसने कई सारे राज्यों में चाहे उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, इन सबको एक ट्रेडिशनल राजनेता के तौर पे उन सबको हराया है उन अलग-अलग राज्यों में। बीजेपी की जो दूसरी स्ट्रैटेजी थी, जहाँ पे बीजेपी ने इस चुनाव में 2020 से उलट इस चुनाव में जिसको आजमाया और जिसमें सफलता मिली, 2020 के चुनाव को आप याद कीजिए। अमित शाह से लेकर प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर सबने ये मुद्दा जो उस चुनाव का था, वो शाहीन बाग का मुद्दा था। यानी कि बीजेपी को लगता था कि हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, उसके सहारे बीजेपी अरविंद केजरीवाल को 2020 में हरा देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जनता फ्रीबीज़ और रेवड़ियाँ ले रही थी, वो पूरी तरह से केजरीवाल के साथ में रही और बीजेपी के हिंदुत्व के झांसे में नहीं पड़ी। बीजेपी को ये रियलाइज़ेशन हुआ कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स दिल्ली में नहीं चलेगी, जब तक अरविंद केजरीवाल का वेलफेयर मॉडल और उनकी इमेज इंटैक्ट है। इस चुनाव में बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उसने पूरे इलेक्शन को बड़े ही लोकलाइज़्ड तरीके से लड़ा, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल का जो वेलफेयर मॉडल था, उसको क्रैक करने के लिए, उनकी जो कमियाँ थी, उसको सामने लाने के लिए उन्होंने उस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव की तरह नहीं लड़ा, नेशनल चुनाव की तरह नहीं लड़ा, बल्कि एक सिविक इलेक्शन का जो एमसीडी का चुनाव होता है, उस तरह से लड़ा। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो समस्याएँ थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम या झुग्गी-झोपड़ियों में जो रहने की स्थिति है, उन सबको जनता के सामने रखा। तो अरविंद केजरीवाल के वेलफेयर मॉडल का जो फॉल्ट लाइन था, वो जनता को दिखाया। ये कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में गया और एक लोकलाइज़्ड इलेक्शन होने के कारण वो नेशनल इलेक्शन नहीं बना, जिससे कि अरविंद केजरीवाल उसका फ़ायदा उठा पाते। तीसरा जो बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी रणनीति बदली कि जो बीजेपी 2020 में अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों का मज़ाक उड़ा रही थी, इस चुनाव में बीजेपी ने खुलकर रेवड़ियाँ बाँटी क्योंकि बीजेपी को रियलाइज़ेशन हो गया था कर्नाटक, हिमाचल चुनाव हारने के बाद कि इंडियन वोटर ट्रांज़ैक्शनल है। लाडली लक्ष्मी का अगर बीजेपी लाडली लक्ष्मी का फ़ायदा उठाकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जीत सकती है, तो अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए कॉम्पिटिटिव रेवड़ियाँ बाँटनी पड़ेगी और बीजेपी ने खुलकर रेवड़ियाँ बाँटी। खुलकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। इसके अलावा ढेर सारे उन्होंने प्रॉमिसेस किए ताकि जो अरविंद केजरीवाल की जो 3 कोर कंस्टिट्यूएंसी है, पहली जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है, वीकर सेक्शन जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है, उसको एलिमिनेट किया जाए अरविंद केजरीवाल से। दूसरी जो कोर कंस्टिट्यूएंसी महिलाओं का है, उसको अपने पास खींचा जाए और तीसरी जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है मिडल क्लास, इसको अपने पास लाया जाए। तो
रेवड़ियों के जरिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे ला दिया और जिसके जरिए बीजेपी का जो ट्रस्ट फैक्टर था वो ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में बीजेपी 2500 रुपये जो महिलाओं को स्कीम फाइनेंशियल बेनिफिट देना है वो दे रही है, तो इसलिए बीजेपी का ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा था, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा। चौथा जो फैक्टर था वो था मिडिल क्लास। आप देखें कि पिछले 13 सालों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास के हीरो थे दिल्ली में, एक करप्शन क्रूसेडर के रूप में, बीजेपी ने उस इमेज को दरकाने के लिए एक सुनियोजित कोशिश की। पहले जो पे कमीशन है, जो कि सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग दिल्ली में रहता है, उसके लिए 8 पे कमीशन की घोषणा की। उसके बाद बजट में जिस तरह से 12 लाख को टैक्स फ्री कंसेशन दिया गया, वो दिल्ली के मिडिल क्लास को एक मैसेज देने के लिए काफ़ी था कि आप दिल्ली में बीजेपी को सपोर्ट करें, क्योंकि ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से मिडिल क्लास बीजेपी का सपोर्टर रहा है। लेकिन दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में वोट देता था, लोकसभा में वो बीजेपी के पास आ जाता था। तो एक तरह से मिडिल क्लास को अरविंद केजरीवाल से हटाने के लिए जो टैक्स कंसेशन का जो मुद्दा था, वो बीजेपी ने इस्तेमाल किया, क्योंकि दिल्ली के मिडिल क्लास में भी एक भावना थी घर में, उनके दिल में, कि अरविंद केजरीवाल केवल गरीबों के लिए जो झुग्गी-झोपड़ी में रहता है, उसके लिए काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल रहा है। तो मिडिल क्लास का जो एंगर था, उसको टैक्स बेनिफिट देकर उसको कंसोलिडेट किया। इसके अलावा जो पाँचवाँ फैक्टर था, वो था महिलाओं का, यानी कि महिलाओं का जो सपोर्ट, अगर आप 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें, तो अरविंद केजरीवाल का महिलाओं के सेगमेंट में 19% से लेकर 25% का लीड था। यानी कि 60% महिलाओं ने 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। उसी तरह से 2015 के चुनाव में 55% महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था और बीजेपी को 34% महिलाओं ने वोट दिया था। बीजेपी को पता था कि 19% और 25% का जो लीड है, उसको बिना डाइल्यूट किए हुए वो सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंच सकती, और इसलिए बीजेपी ने 2500 रुपये देने का पासा, यानी कि कमिटमेंट प्रॉमिस किया। और बीजेपी ने साथ ही ये भी बताया कि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये प्रॉमिस पंजाब में किया था, लेकिन पंजाब में पूरा नहीं किया, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पूरा किया है। तो एक तरह से ट्रस्ट फैक्टर बिठाने की कोशिश की। तो ये ऐसे 5 फैक्टर थे जिसकी वजह से बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होते हुए, इस पूरे चुनाव में आप देखें, सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्या और बांग्लादेश का जिक्र किया। बीजेपी के सारे बड़े स्टार कैंपेनर जो थे, वो अरविंद केजरीवाल को उसके वेलफेयर मॉडल, उसकी डिलीवरी पर घेर रहे थे। उन्होंने इस चुनाव में न तो शाहीन बाग, न ही हिंदुत्व या फिर बांग्लादेशी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे ही अगर वो हिंदुत्व के प्लैंक पे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल को वॉकओवर मिल जाएगा। इसलिए बीजेपी ने उस मुद्दे को नहीं छेड़ा, लोकलाइज होकर चुनाव लड़ा, बिल्कुल सिविक इलेक्शन की तरह। और बाकी जो 3 कोर कंस्टिट्यूएंसी थी अरविंद केजरीवाल को, उसको झिटकने के लिए पूरा एफर्ट किया। और एक बार बीजेपी के एक नेता ने ये कहा था कि दिल्ली में हमारे लिए चुनाव जीतना तब तक मुश्किल है जब तक हम एमसीडी में रहेंगे। एमसीडी में जिस दिन हार जाएंगे, क्योंकि जो सारे सिविक इशू हैं, वो अरविंद केजरीवाल बीजेपी के सिर पे ठीकरा फोड़ देते हैं। तो जब बीजेपी एमसीडी में हारेगी, तो हमारे लिए विधानसभा का रास्ता खुलेगा। और वो बात सही हुई, क्योंकि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पास ये डिफेंस नहीं था कि वो ये कहें कि दिल्ली में जो सारी प्रॉब्लम है उसकी जड़ बीजेपी है, जो एमसीडी में इतने सालों से सत्ता में काबिज है। तो कहीं ना कहीं ये सारी रणनीतियां थी जो बीजेपी के पक्ष में गई। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स, अपनी रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।